हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 कंप्यूटर नॉलेज मॉक टेस्ट डे 2 पर। डे 1 में हम लोगों ने बेस्ट 20 क्वेश्चंस देखे और आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से स्कोर किया। आज के सेशन में भी हम लोग बेस्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको आंसर करना है। कितना आपने स्कोर किया आज के सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके का पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच बेस्ट है। ये बैच गारंटी लेता है कि कंप्यूटर में आपको कहीं दूसरी जगह जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। यानी यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लस पीडीएफ ऑफ ऑल दी सेशंस। हुआ ना बेस्ट बैच। लाइव चल रहा है ये बैच 1 मार्च से 6 PM लाइव टाइमिंग है। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से लाइव नहीं कनेक्ट हो पाते तो ये बैच आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर पीडीएफ भी है, क्वेश्चंस भी हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो इसलिए ये बैच बिल्कुल गारंटी लेता है आपके सिलेक्शन की, हाईएस्ट स्कोर करने की कंप्यूटर सब्जेक्ट में। रिवीजन भी है, टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है, बहुत कुछ है। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस बैच से? तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको आरबीआई असिस्टेंट के नाम से बैच दिख जाएगा, इससे एनरोल कर लीजिएगा। फिर बेस्ट तरीके से पढ़िए, एकदम शानदार तरीके से, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड पीडीएफ। किसी भी कंफ्यूजन को लेकर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा कमांड, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डेट फंक्शन, टुडे, नाउ, टाइम या नन ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही। अगर एक्सेल में आपको करंट डेट मतलब आज की डेट इंसर्ट करनी है तो इसके लिए टुडे फंक्शन का यूज किया जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज टुडे। कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दो फंक्शन में, एक नाउ है और एक टुडे है। यानी ये तो आप लोग समझ गए कि डेट जो है वो टुडे फंक्शन से आएगी, तो फिर नाउ फंक्शन का यूज क्या है? रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। यानी डेट के साथ साथ अगर आपको टाइम भी रिटर्न करना है तो इसके लिए नाउ फंक्शन का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ अगर एग्जाम में क्वेश्चन में डेट दिया होगा तो टुडे होगा, डेट के साथ में टाइम भी दिया होगा तो नाउ फंक्शन का यूज होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। What is the by default file name of MS Excel 2019? कह रहा है MS Excel 2019 में जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है वो क्या होता है? वैसे तो फाइल नेम हम लोग दे भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाइल का नाम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल खुद ब खुद एक फाइल नेम को ले लेती है। वो फाइल नेम क्या है बताइए मुझे? शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल 1 या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा बुक 1। अगर आप कोई भी फाइल का नाम नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेती है? बुक 1 ले लेती है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो फाइल नेम इज बुक 1 इन एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। राउटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर डैश फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू नेटवर्क। कह रहा है जो राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर करना। क्या? डेटा ट्रांसफर, फ्रेम्स ट्रांसफर, बिट ट्रांसफर, पैकेट ट्रांसफर या नन ऑफ दिस? तो राउटर का काम क्या होता है, क्या ट्रांसफर करता है? बिल्कुल सही, दैट इज पैकेट्स को ट्रांसफर करता है नेटवर्क में। यही काम होता है राउटर का। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज फोर्थ। हम जानते हैं कि राउटर हमारा थर्ड लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल की। पहली फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस काम करती है
वो राउटर है। पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को भेजने का काम किसका होता है? राउटर का होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड? बताइए। WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN को वाईफाई के नाम से भी जानते हैं। अब शायद आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लिख देते तो काफी कैंडिडेट इसका आंसर दे सकते थे। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी WLAN लिख देते हैं। और आपको याद ये रखना है कि वाईफाई को WLAN के नाम से भी जानते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? IEEE 802.11 इज यूज्ड फॉर द वाईफाई पर्पस, या फिर आप कह सकते हैं WLAN पर्पस। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए? हम जानते हैं कि 5 तरीके के क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। यहां पर आपको बताना है कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। कैसे पता लगाएंगे? आपको यह पता होना चाहिए कि क्लास ए की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 126 तक होती है। 127 रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के फॉर्म में। तो 1 से लेकर 126 पहली ऑक्टेट में क्या कोई दिख रहा है हमें ये रेंज? बिल्कुल दिख रहा है। 1 से लेकर 126 वो भी पहली ऑक्टेट आईपी एड्रेस की अगर हम देखें तो 1 to 1 यही एक ऐसा है जो 0 से लेकर 1 to 6 की रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। जबकि 0 से 126 की रेंज के बाहर 130 आ रहा है, ये बाहर हो गया रेंज की। 128 भी रेंज के बाहर है, 129 भी रेंज के बाहर। तो यहां पर आपको आईपी एड्रेस के अगर क्लासेस की रेंज पता होगी तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे क्लास ए 0 से लेकर 126, क्लास बी 128 से लेकर 191, 127 रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, क्लास सी 192 से लेकर 223, क्लास डी 224 से लेकर 239, और लास्ट है हमारा क्लास ई 240 से लेकर 255। ये होती है क्लासेस की रेंज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस? कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जिसे लूप बैक एड्रेस की कैटेगरी में रखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि लूप बैक एड्रेस को टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट एड्रेस भी बोलते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 126 क्लास ए है और 127.0.0.1 रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, जिसका काम होता है टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग करने के लिए जो रिजर्व है वो है लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1, यानी सेकेंड इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूटिलिटी है? कंपाइलर, एंटीवायरस, MS वर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज? ये सभी आपके यूटिलिटी हैं। क्या लग रहा है बताइएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो अब जरा सोच के बताइएगा कि इसमें से आपकी सिस्टम की स्पीड किसके थ्रू फास्ट होगी? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा एंटीवायरस। अगर एंटीवायरस होगा तो सिस्टम की स्पीड क्या होगी? बल्ले बल्ले होगी ना, बिल्कुल अच्छी होगी। तो इसका मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं? एंटीवायरस है, इसके साथ साथ डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर, ये सब हमारे क्या होते हैं? दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ठीक, तो ये भी चीज याद रखिएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
आपको यहां पर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। लाइनेक्स, यूनिक्स, यूबुंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मैकिंटोश बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब है पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर पर यूज किया जा रहा है हैवी हैवी टास्क को संभालने के लिए, क्योंकि सर्वर पर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, उनको मैनेज कर पाना है ना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, जिसके लिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया जाता है जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग फंक्शनैलिटी पर बेस्ड हो। और ये लाइनेक्स है ना, लाइनेक्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, यूनिक्स भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, यूबुंटू लाइनेक्स का ही पार्ट है, और मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का ये भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। फिफ्थ इज द वैलिड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यानी बस आपको याद ये रखना है कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्वर, सर्वर को मैनेज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड? वर्डपैड के एक्सटेंशन का नाम बताइए। कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है वर्डपैड में? तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्डपैड फाइल भी होती है, शायद आप लोग ने देखा होगा, बहुत स्टार्टिंग से वर्डपैड यूज किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था इसको। तो बताइए इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .txt, .rtf, .xls, .wpd या .doc? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये होता है वर्डपैड का एक्सटेंशन। तो ये कई बार पूछा जा चुका है आरबीआई में, और आरबीआई को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए कभी कभी तो आरटीएफ की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आरटीएफ किसका फाइल एक्सटेंशन है, तो आंसर हो जाएगा वर्डपैड का। या कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या है, तो आंसर है .rtf। टीएक्सटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीएक्सटी नोटपैड का है। एक्सएलएस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्सेल शीट का है। डीओसी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एमएस वर्ड का है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। फ्यूजित्सु फुजाकू, आईबीएम समिट, आईबीएम नेविडिया मेलेनॉक्स सीरा, सनवे टेहुलाइट, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या लगता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बिल्कुल सही, दैट इज फ्यूजित्सु फुजाकू। दैट इज द करेक्ट वन, यानी फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन डैश, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल कैमरा इज अ डैश टाइप ऑफ डिवाइस। डिजिटल कैमरा किस तरीके की डिवाइस है, जरा बताइए। आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट बोथ, या नन ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए, डिजिटल कैमरा काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि इसकी खास बात यह है, वेब कैम तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन जब भी डिजिटल कैमरा क्वेश्चन में होगा तो ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों में काउंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमरे का यूज हम लोग पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए करते हैं, इनपुट है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्लिक की हुई इमेज होती है, ये एसडी कार्ड में जाकर स्टोर हो जाती है, जो कि एक आउटपुट है ना, आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले भी हो जाती है वहां पर। तो इसका मतलब दिस इज कंसीडर्ड एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, द टाइम बिटवीन द प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। कह रहा है ये बताइए कि जब हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद जब स्क्रीन पर आउटपुट आ जाता है, तो इसमें जो टाइम गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ,
That is what we called execution time. Next question guys. Here is the question number 13 in front of you. बताइए. Charles Babbage designed two engines. They are what? Charles Babbage, known as the founder of computer, the father of computer. आपको बताना है कि दो तरीके के इंजन इन्होंने डेवलप किए थे, वो कौन कौन से हैं. एडिशन या सब्ट्रैक्शन इंजन, एनालिटिकल या डिफरेंस इंजन, एनालिटिक या डिजिटल इंजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंजन, या नन ऑफ दीज. बिल्कुल सही आप लोग ने पिक कर लिया है करेक्ट आंसर. दिस इज एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर. साथ ही साथ एक चीज और भी याद रखिएगा कि 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया और 1834 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया गया. तो ये दोनों ईयर्स भी याद रखिए. डिफरेंस इंजन 1822 जबकि एनालिटिकल इंजन 1834. नेक्स्ट, ब्लैंक सीडी. सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज. ब्लैंक सीडी को किस नाम से जाना जाता है? सीडीआर, सीडी रोम, सीडी वॉर्म, CDRW या ऑल ऑफ दीज. बताइए. ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये डैम श्योर है ना. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. इनफैक्ट RRB में भी पूछा गया है कई बार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी फेवरेट क्वेश्चन है. बताइए मुझे. ब्लैंक सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बिल्कुल सही, दैट इज CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसकी फुल फॉर्म होगी. तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट. और हम लोग एक बात जानते हैं कि सीडी जो बाय डिफॉल्ट मिलती है वो 700 MB की कैपेसिटी के साथ में मिलती है. तो अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि सीडी की बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है, तो आंसर क्या होता? 700 MB. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के द्वारा? सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज हुआ? बहुत सिंपल है. फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ किसका? मशीन लैंग्वेज का या बाइनरी लैंग्वेज का. सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल की गई हमारी असेंबली लैंग्वेज. तो मशीन हो या बाइनरी हो या असेंबली हो, इन तीनों को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज. और असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर्स का यूज किया जाता है एज अ ट्रांसलेटर. असेंबली लैंग्वेज का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज का काम बेसिकली ये होता है कि अगर आपको सपोज करिए कोई ड्राइवर बनाना है तो आप असेंबली लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं. कोई हार्डवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी असेंबली लैंग्वेज काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलप करने की, है ना. तो बेस्ट है ये. सेकेंड जनरेशन याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में. एक बात और भी याद रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज होता है एज अ कोडिंग पर्पस. किसका यूज होता है? निमोनिक्स का. नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट द मोबाइल फोन इज अ. कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन में यूज किया जाता है? तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है. मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉइड होता है या iOS होता है या सिम्बियन नोकिया का, है ना, ये हो सकता है. ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी OS हो सकता है. यही तो हो सकते हैं. लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका नाम अभी मैंने लिया और जिनको आप लोग जानते भी हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी जो अभी मैंने नाम लिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल GPS में किया जा सकता है, GPS रिसीवर में, डिजिटल कैमरा में, DVD प्लेयर्स में, MP3 प्लेयर्स में, माइक्रोवेव ओवन में, फोटोकॉपी वाली मशीन में, गेमिंग कंसोल्स में, सेट ऑफ बॉक्सेस, वायरलेस राउटर्स, इन सभी जगह एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज देखा जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हु फर्स्ट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया. इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कौन सा था वो सर्विस प्रोवाइडर जिसने सबसे पहली बार इंडिया में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करी? BSNL, MTNL, आइडिया,
VSNL या नन ऑफ दीज? व्हाट इज द करेक्ट वन बताइएगा। बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इनके द्वारा सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की गई, जिसका नाम बदल के टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है। तो इसका मतलब कि आपको याद ये रखना है कि VSNL भी हो सकता है यहां पर, या अगर VSNL ऑप्शन में ना हो तो टाटा कम्युनिकेशन करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज VSNL इज नाउ रीनेम्ड एज टाटा कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू मेक दिस सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? आप किसी भी कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट में कैसे बदलेंगे? इसकी शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू कंट्रोल ऑल्ट प्लस, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू मेक एनी कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट। जबकि सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू यूज करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पावर एक्स स्क्वायर। और सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? H2O, यानी बेस में वैल्यू। राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं टोटल, और TCP/IP में टोटल 5 लेयर्स होती हैं। तो आपको बताना है कि ब्रिज किस लेयर पर काम करता है OSI मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, या फिजिकल लेयर? क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए बहुत ध्यान से और बताइए। बिल्कुल सही आपने सोचा कि ब्रिज काम करता है सेकंड लेयर पर। स्विच और ब्रिज ये दो नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसी हैं जो OSI मॉडल के सेकंड लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ होगा, डेटा लिंक लेयर इज द करेक्ट वन। फिजिकल लेयर की अगर बात करें तो यहां पर हब और रिपीटर का यूज होता है। सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो यहां पर स्विच और ब्रिज का यूज होता है। जबकि नेटवर्क लेयर पर राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, और सभी लेयर्स पर गेटवे का यूज किया जाता है ना? तो बहुत सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट वायरस। सबसे पहला वायरस कौन सा है? वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सबसे पहला वायरस कौन सा था कंप्यूटर में? रीपर, क्रीपर, मोसैक, कोड रेड, या नेक्सस? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्रीपर वायरस। दिस इज द वेरी फर्स्ट वायरस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता नेम द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, तो आंसर हो जाता ब्रेन। बूट सेक्टर वायरस ब्रेन है, जबकि पहला वायरस कौन सा है? क्रीपर है। कुछ शानदार स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है जब क्रीपर अटैक करता है, लिख कर आता है आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगर आप कैच कर सकते हैं तो करके दिखाइए, मैं क्रीपर हूं। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना? ऐसा कुछ मैसेज लिख कर आता है वाया क्रीपर। तो ये रहे हमारे बेस्ट 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हार्ड वर्क, कितने क्वेश्चंस आप पढ़ के जा पाते हैं, कितने कॉन्सेप्ट आप पढ़कर जा पाते हैं, यही डिसाइड करेगा। और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में अगर 35 प्लस मार्क्स नहीं आए तो देयर इज ऑफ नो यूज। तो आप वादा करिए कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत आसानी से 35 प्लस मार्क्स तो लेके ही रहेंगे एट एनी हाउ, जो पॉसिबल भी है ना? इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिक्ट कर पाना यहाँ पर पूरा पूरा पॉसिबल है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, रिवाइज करिए एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे GA है, कंप्यूटर है, इनको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार ही इसके कॉन्सेप्ट सॉलिड होंगे। और क्वेश्चन पढ़ते ही
अगर आपको ऑप्शन में जाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो समझ लीजिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। क्वेश्चन पढ़े और आंसर आपको याद होना चाहिए, तभी कंप्यूटर में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। राइट, बस पढ़ते रहिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, स्पीड टेस्ट दीजिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, आरबीआई असिस्टेंट का बैच आपको मिल जाएगा, उससे एनरोल कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है ना, उस पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।